आपका पैरा नीट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी बुक डिस्कस करते हैं। नमस्कार। आज हम शरीर के एक ऐसे सिस्टम की बात करने वाले हैं जो चुपचाप बिना थके हमारे अंदर की दुनिया को साफ सुथरा और संतुलित बनाए रखता है। हमारा उत्सर्जन तंत्र यानी द एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इसमें हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि हमारी किडनियां, द किडनीज, किसी हाईटेक प्यूरिफिकेशन प्लांट से कम नहीं है। बिल्कुल, ये दिन भर में लगभग 180 लीटर खून साफ करती हैं। सोचिए, 180 लीटर। तो आज हम इसी प्लांट के अंदर का एक टूर करेंगे। हम देखेंगे कि खून से निकला हुआ जो फिल्ट्रेट है वो मूत्र यानी यूरिन बनने तक का सफर कैसे तय करता है। और सबसे बड़ा सवाल, हमारा शरीर इस प्रक्रिया में कीमती पानी को कैसे बचाता है। हाँ, ये शरीर के सबसे बड़े इंजीनियरिंग चमत्कारों में से एक है। तो चलिए इसे परत दर परत खोलते हैं। चलिए। तो खून के छन्ने के बाद ये जो फिल्ट्रेट है ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब में आता है। पहला हिस्सा है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या शॉर्ट में कहे तो पीसीटी। यहाँ पर तो आप ही लगभग सारी अच्छी चीजें वापस खींच ली जाती हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे किसी ने गलती से कीमती सामान भी कचरे के साथ फेंक दिया हो और अब उसे जल्दी जल्दी वापस उठाया जा रहा है। बिल्कुल सही सोचा। पीसीटी को आप एक बहुत ही होशियार रिकवरी यूनिट समझ सकते हैं। रिकवरी यूनिट? हाँ, खून से जब फिल्ट्रेशन होता है तो वो बहुत फास्ट होता है और उसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन जैसे जरूरी पोषक तत्व भी छनकर आ जाते हैं, जिन्हें शरीर खोना नहीं चाहता। बिल्कुल। इसलिए पीसीटी की जो अंदरूनी दीवारें हैं वो एक खास तरह की बनावट वाली होती हैं, जिन्हें सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ये ब्रश बॉर्डर सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है, पर असल में ये एक घने मुलायम कालीन जैसा है जिसमें लाखों छोटे छोटे रेशे होते हैं। ये रेशे सतह का क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि लगभग 70 से 80% पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स वापस सोख लिए जाते हैं। और सारे जरूरी पोषक तत्व भी? हाँ, सारे के सारे, और खून में लौटा दिए जाते हैं। वाह, मतलब पहला कदम ही बर्बादी को रोकने का है। और जानकारी में ये भी लिखा है कि ये पीएच को भी संतुलित करता है। वो कैसे? हाँ, ये इसका एक और बहुत जरूरी काम है। देखिए, हमारा खून हल्का सा एल्कलाइन यानी क्षारीय होना चाहिए। सही है। तो पीसीटी ये संतुलन बनाए रखने के लिए एक मैनेजर की तरह काम करता है। अगर खून में एसिडिटी बढ़ रही है तो ये फिल्ट्रेट में हाइड्रोजन आयन, H+ आयन और अमोनिया जैसी एसिडिक चीजें डाल देता है। और बदले में? और खून के लिए जरूरी बाइकार्बोनेट यानी HCO3- को वापस सोख लेता है। ये एक तरह की अदला बदली है, कचरा बाहर, काम की चीज अंदर। ठीक है, तो पीसीटी ने तो अपना काम कर दिया। अब ये फिल्ट्रेट आगे कहाँ जाता है? अगला नाम है हेनले का लूप, द लूप ऑफ हेनले। हाँ, और यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प होता है। क्या? इसकी बनावट यू शेप्ड की है। एक हिस्सा नीचे जाता है जिसे डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और दूसरा ऊपर आता है, असेंडिंग लिम्ब। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हिस्से एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। उल्टा कैसे? जो हिस्सा नीचे जाता है, द डिसेंडिंग लिम्ब, उसकी दीवारें पानी के लिए पूरी तरह पारगम्य हैं, मतलब परमिएबल हैं। पानी आसानी से बाहर निकल सकता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए? उनके लिए लगभग बंद हैं, इम्परमिएबल हैं। तो जैसे जैसे फिल्ट्रेट इस ट्यूब में नीचे की ओर जाता है, आसपास के गाढ़े माहौल की वजह से उसमें से पानी लगातार बाहर निकलता रहता है। अच्छा। नतीजा, नीचे पहुंचते पहुंचते फिल्ट्रेट बहुत ज्यादा गाढ़ा यानी कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। एक मिनट, अगर नीचे जाते हुए ये गाढ़ा हो रहा है, हाँ। तो ऊपर आते हुए क्या होता है? तब तो ये और भी गाढ़ा होना चाहिए। नहीं, यही तो इस सिस्टम का जादू है। अच्छा। ऊपर जाने वाली भुजा, द असेंडिंग लिम्ब, का स्वभाव बिल्कुल उल्टा है। उसकी दीवारें पानी के लिए लगभग अभेद्य यानी इम्परमिएबल हैं। मतलब पानी बाहर नहीं जा सकता। हाँ, लेकिन ये इलेक्ट्रोलाइट्स, खासकर सोडियम क्लोराइड को बाहर फेंकने में माहिर हैं। तो अब सोचिए, जो गाढ़ा फिल्ट्रेट नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, उसमें से लगातार नमक बाहर निकलता जा रहा है, पर पानी अंदर ही कैद है। तो वो फिर से पतला हो जाता है? बिल्कुल। ऊपर पहुंचते पहुंचते फिल्ट्रेट फिर से पतला यानी डाइल्यूट हो जाता है। ये तो बड़ा अजीब है। पहले पानी निकालकर गाढ़ा किया, फिर नमक निकालकर पतला कर दिया। इसका फायदा क्या हुआ? ये तो उल्टा काम लग रहा है। ये उल्टा नहीं, बल्कि एक बहुत ही चतुर तैयारी है। तैयारी किस चीज की? इस पूरी प्रक्रिया का मकसद फिल्ट्रेट को गाढ़ा करना नहीं, बल्कि किडनी के अंदरूनी हिस्से, जिसे मेडुला कहते हैं, उसको बहुत ज्यादा गाढ़ा बनाना है। अच्छा। जब असेंडिंग लिम्ब से नमक बाहर निकलता है तो वो मेडुला के टिश्यू फ्लूइड में जमा हो जाता है, जिससे वहां एक बहुत ही हाई कंसंट्रेशन वाला माहौल बन जाता है। और ये माहौल बाद में काम आता है? हाँ, ये माहौल ही बाद में पेशाब को कॉन्सेंट्रेट करने के काम आएगा। हेनले लूप ने सिर्फ एक मंच तैयार किया है, असली खेल तो अभी बाकी है। अच्छा,
तो हेनले लूप ने मूत्र को गाढ़ा करने का मंच तैयार कर दिया। लेकिन अब आगे क्या होता है? अगला स्टॉप है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी डीसीटी। बिल्कुल, डीसीटी और उसके बाद आने वाली कलेक्टिंग डक्ट, ये दोनों फाइनल क्वालिटी चेक और कस्टम डिपार्टमेंट की तरह है। फाइनल क्वालिटी चेक? हाँ, यहाँ पर सशर्त पुनर्अवशोषण यानी कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। सशर्त मतलब कंडीशनल। तो ये ट्यूब एक स्मार्ट स्विच की तरह है। ये कैसे तय करती है कि शरीर को पानी या नमक की जरूरत है या नहीं? एकदम सही सवाल। सशर्त का मतलब ही यही है कि ये काम तभी होगा जब शरीर को जरूरत होगी, और ये जरूरत बताने का काम करते हैं हमारे हार्मोन्स। हार्मोन्स? जी, अगर शरीर में पानी की कमी है तो एक हार्मोन आकर डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट को सिग्नल देगा कि ज्यादा से ज्यादा पानी सोख लो। अगर सोडियम कम है तो दूसरा हार्मोन आकर कहेगा कि सोडियम को बचाओ। मतलब ये शरीर की जरूरतों के हिसाब से काम करता है? एकदम। और इसके अलावा ये एक खून के पीएच और सोडियम पोटेशियम बैलेंस को बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से पोटेशियम और हाइड्रोजन आयनों को फिल्ट्रेट में डाल भी सकता है। और सबसे आखिर में आती है कलेक्टिंग डक्ट। हाँ, एक लंबी ट्यूब। यहाँ पर अंतिम फैसला होता है कि पेशाब कितना गाढ़ा बनेगा। कैसे? ये ट्यूब हेनले लूप द्वारा बनाए गए मेड्यूला के उसी हाई कॉन्सेंट्रेशन वाले माहौल से गुजरती है। अच्छा, वही गाढ़ा माहौल। हाँ, तो अगर शरीर को पानी बचाने का सिग्नल मिला है तो इस ट्यूब की दीवारें पानी के लिए पारगम्य हो जाती हैं। तो ऑस्मोसिस के जरिए पानी बाहर खिंच जाता होगा? बिल्कुल, बाहर इतना गाढ़ा माहौल है कि पानी अपने आप ट्यूब से बाहर खिंच जाता है और शरीर में लौट आता है। नतीजा होता है बहुत ही सांद्र या कॉन्सेंट्रेटेड मूत्र। वाह! और इसी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट को बनाए रखने के लिए ये ट्यूब थोड़ी सी यूरिया को भी बाहर मेड्यूला में जाने देती है, जो इस माहौल को और गाढ़ा बनाने में मदद करती है। ठीक है, अब ये बात मेरे समझ से थोड़ी बाहर हो रही है। आपने कहा कि हेनले लूप और उसके साथ चलने वाली खून की नली वासा रेक्टा में बहाव उल्टी दिशा में होता है। इसे काउंटर करंट मैकेनिज्म कहते हैं। हाँ, ये सुनने में बहुत कॉम्प्लेक्स है। क्या हम इसे किसी आसान तरीके से समझ सकते हैं? जरूर। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका एक हीट एक्सचेंजर की तरह है, पर यहाँ हीट की जगह कॉन्सेंट्रेशन एक्सचेंज होता है। देखिए, किडनी के बाहरी हिस्से कॉर्टेक्स में कॉन्सेंट्रेशन लगभग 300 MOSOM-L1 होता है। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम अंदरूनी हिस्से मेडुला की ओर जाते हैं, ये बढ़कर 1200 MOSOM-L1 तक पहुंच जाता है। 4 गुना ज्यादा? हाँ, 4 गुना। और ये ग्रेडियंट दो चीजों से बनता है, NaCl मतलब नमक और यूरिया। अच्छा। ऊपर जाती हुई हेनली लूप की भुजा लगातार NaCl को बाहर फेंकती है। पास में नीचे की ओर बह रही वासा रेक्टा की भुजा उसे उठा लेती है। एक तरह का लेन देन? बिल्कुल। फिर जब वासा रेक्टा ऊपर की ओर मुड़ती है तो वो इस NaCl को वापस मेड्यूला में छोड़ देती है। इसी तरह कलेक्टिंग डक्ट से निकली यूरिया भी इस ग्रेडियंट को मजबूत करती है। तो इस लगातार लेन देन से मेड्यूला के अंदरूनी हिस्से में कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा बना रहता है। और यही वो ताकत है जो कलेक्टिंग डक्ट से पानी को बाहर खींचती है। तो इस पूरी चतुर प्रणाली का नतीजा ये है कि हम इंसान और दूसरे स्तनधारी जीव अपने शुरुआती फिल्ट्रेट से लगभग 4 गुना ज्यादा गाढ़ा पेशाब बना सकते हैं, जो पानी बचाने का एक लाजवाब तरीका है, खासकर उन जीवों के लिए जो सूखी जगहों पर रहते हैं। पर शरीर को ये कैसे पता चलता है कि कब पानी बचाना है और कब नहीं? जैसे अगर मैंने अभी 1 लीटर पानी पी लिया हो, तो किडनी को कैसे पता चलेगा कि उसे क्या करना है? कोई कंट्रोल सिस्टम तो होगा? बिल्कुल, ये पूरा सिस्टम ऑटो पायलट पर नहीं चलता। इसे हार्मोन्स का एक बहुत ही परिष्कृत नेटवर्क नियंत्रित करता है। ओके। मान लीजिए आपके शरीर में पानी की कमी हो गई है, आपका खून गाढ़ा होने लगा है। हमारे दिमाग में बैठे कुछ खास सेंसर, जिन्हें ऑस्मोरिसेप्टर्स कहते हैं, इसे तुरंत महसूस कर लेते हैं। ये सेंसर हाइपोथैलेमस को जगाते हैं, जो फिर पिट्यूटरी ग्रंथि को एक हार्मोन ADH यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन छोड़ने का आदेश देता है। एंटी डायूरेटिक। डायूरेसिस का मतलब होता है ज्यादा पेशाब बनना, तो एंटी का मतलब हुआ जो उसे रोके। एकदम सही। ADH खून के जरिए किडनी तक पहुंचता है और DCT और कलेक्टिंग डक्ट के दीवारों पर काम करता है। और उन्हें क्या कहता है? वो उन्हें कहता है दरवाजे खोल दो, ज्यादा से ज्यादा पानी वापस सोख लो। अच्छा। नतीजा ये होता है कि पेशाब बहुत गाढ़ा बनता है और शरीर का कीमती पानी बच जाता है। और अगर ज्यादा पानी पी लिया हो तो? ठीक इसका उल्टा होता होगा। बिल्कुल। ADH बनना बंद हो जाता है, ट्यूब्स की दीवारें पानी के लिए बंद हो जाती हैं और अतिरिक्त पानी पतले पेशाब के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये तो हुई पानी की मात्रा की बात।
लेकिन क्या होता है अगर समस्या पानी की नहीं बल्कि सीधे सीधे ब्लड प्रेशर की हो? बहुत अच्छा सवाल है। मान लीजिए किसी वजह से ब्लड प्रेशर गिर गया है, जिससे किडनी में खून का बहाव कम हो गया है। क्या किडनी के पास इसके लिए भी कोई सिस्टम है? हाँ, किडनी के पास इसका भी एक बहुत शक्तिशाली सिस्टम है। किडनी के अंदर एक खास जगह होती है जिसे JGA यानी जक्स्टाग्लोमेरुलर apparatus कहते हैं। JGA? इसे आप एक तरह का प्रेशर सेंसर समझिए। जैसे ही ये JGA महसूस करता है कि किडनी में खून का दबाव या बहाव कम हो रहा है, ये एक अलार्म बजाता है। और वो अलार्म क्या है? वो अलार्म है रेनिन नाम का एक एंजाइम। रेनिन एक डोमिनो इफेक्ट शुरू करता है। डोमिनो इफेक्ट? हाँ, ये खून में मौजूद एक प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को पहले एंजियोटेंसिन 1 में और फिर उसे एंजियोटेंसिन 2 में बदल देता है। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है? एंजियोटेंसिन 2 एक सुपर हीरो की तरह काम करता है। पहला, ये एक शक्तिशाली वैज़ोकंस्ट्रिक्टर है, यानी ये खून की नलियों को सिकोड़कर तुरंत ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। ओके, और दूसरा? दूसरा, ये एड्रिनल ग्रंथि को एक और हार्मोन एल्डोस्टेरॉन छोड़ने के लिए कहता है। एल्डोस्टेरॉन किडनी के DCT वाले हिस्से को सिग्नल देता है कि सोडियम और पानी को ज्यादा से ज्यादा वापस सोखो, जिससे खून का वॉल्यूम बढ़ता है और ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। एकदम सही। इस पूरे मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। बाप रे, ये तो एक के बाद एक कई एक्शन लेने वाला सिस्टम है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? क्या इस सिस्टम पर कोई ब्रेक भी है? प्रकृति हमेशा संतुलन पसंद करती है। सही बात है। जब ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है और दिल के अलिंद यानी एट्रिया की दीवारों पर ज्यादा खिंचाव पड़ता है, तो दिल खुद एक हार्मोन छोड़ता है। अच्छा, दिल भी? हाँ, जिसे ANF यानी एट्रियल नाइट्रेरियोटिक फैक्टर कहते हैं। ANF का काम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के ठीक उल्टा है। मतलब ये ब्लड प्रेशर कम करता है? जी, ये खून की नलियों को फैलाता है यानी वैज़ोडाइलेशन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये रेनिन के रिलीज को भी रोकता है। तो इस तरह ADH, रेनिन एंजियोटेंसिन और ANF ये तीनों मिलकर शरीर के तरल पदार्थ और ब्लड प्रेशर का सटीक नियंत्रण करते हैं। बिल्कुल, एक दूसरे को संतुलित करते हुए। तो क्या सारा बोझ किडनी पर ही है या शरीर में दूसरे अंग भी इस सफाई अभियान में मदद करते हैं? नहीं, ये एक टीम एफर्ट है। किडनी हमारे मास्टर क्लीनर हैं, लेकिन उनके पास एक बेहतरीन सपोर्ट टीम भी है। जैसे कि? हमारे फेफड़े, द लंग्स, वो हर रोज बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जो एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। साथ में काफी पानी भी वाष्प के रूप में बाहर जाता है। और लिवर? हमारा लिवर, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, वो खून के पुराने सेल्स को तोड़कर बिलिरुबिन जैसे पदार्थ बनाता है, जो पित्त यानी बाइल के साथ आंतों में जाते हैं और मल के साथ बाहर निकल जाते हैं। सही है। लिवर ही यूरिया बनाने का मुख्य कारखाना भी है। और हमारी त्वचा यानी स्किन का क्या रोल है? पसीने से भी तो कुछ निकलता है। हाँ, हमारी त्वचा में पसीने की ग्रंथियां, द स्वेट ग्लैंड्स, होती हैं। पसीने का मुख्य काम तो शरीर को ठंडा रखना है, लेकिन उसके जरिए पानी के साथ साथ कुछ मात्रा में नमक, थोड़ी यूरिया और लैक्टिक एसिड भी बाहर निकल जाते हैं। और त्वचा में वसमयी ग्रंथियां भी होती हैं, सेबेशियस ग्लैंड्स। हाँ, वो सीबम नाम का एक तैलीय पदार्थ निकालती हैं। इस सीबम के जरिए भी कुछ स्टेरॉल्स, हाइड्रोकार्बन और मोम जैसे पदार्थ शरीर से हटते हैं। तो ये एक पूरी टीम है जो मिलकर काम करती है। अब बात करते हैं कि जब ये शानदार सिस्टम ठीक से काम नहीं करता तो क्या होता है। एक स्थिति का जिक्र है यूरीमिया। ये क्या है? यूरीमिया एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। जब किडनी खराब होने लगती हैं, तो वो खून से यूरिया को ठीक से साफ नहीं कर पाती। तो वो खून में जमा होने लगता है? हाँ, और ये बहुत जहरीला होता है और शरीर के दूसरे अंगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये किडनी फेलियर का एक बड़ा संकेत है। तो इसका इलाज क्या है? ऐसे मरीजों के लिए इलाज हीमोडायलिसिस या आर्टिफिशियल किडनी है। ये हीमोडायलिसिस या कृत्रिम किडनी काम कैसे करती है? ये एक तरह से शरीर के बाहर किडनी का काम करने वाली मशीन है। इसमें मरीज की एक धमनी से खून निकालकर एक डायलाइजिंग यूनिट में भेजा जाता है। इस यूनिट में सेलोफेन की बनी एक पतली ट्यूब होती है, जो एक खास तरल में डूबी रहती है। इस तरल का कंपोजिशन हमारे ब्लड प्लाज्मा जैसा ही होता है, बस उसमें यूरिया जैसे नाइट्रोजन वाले वेस्ट नहीं होते। अच्छा, तो कंसंट्रेशन के अंदर के कारण कचरा बाहर निकल जाता है? बिल्कुल, खून में मौजूद सारा यूरिया और दूसरा कचरा निकलकर उस तरल में चला जाता है और साफ किया हुआ खून वापस मरीज की एक नस में चढ़ा दिया जाता है। और किडनी की पथरी, किडनी स्टोन्स,
ये तो बहुत आम समस्या है। इन्हें रीनल कैल्कुलाई कहते हैं। ये असल में किडनी के अंदर क्रिस्टल बन चुके लवण यानी क्रिस्टलाइज्ड सॉल्ट्स जैसे कैल्शियम ऑक्सैलेट के छोटे छोटे पत्थर होते हैं। और अगर किडनी पूरी तरह से फेल हो जाए तो अंतन इलाज किडनी प्रत्यारोपण यानी किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही है। इसमें किसी स्वस्थ डोनर, खासकर किसी करीबी रिश्तेदार से किडनी ली जाती है ताकि शरीर का इम्यून सिस्टम उसे आसानी से स्वीकार कर ले। तो एक साधारण ट्यूब से लेकर एक जटिल काउंटर करंट सिस्टम और एक मल्टी हार्मोनल फीडबैक लूप तक हमारा उत्सर्जन तंत्र सच में बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। हाँ, एक ऐसा साइलेंट वर्कर जो हमारे अंदर के माहौल, हमारे तरल पदार्थ, आयन और पीएच के नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए हर पल काम कर रहा है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाता है। हमारे स्रोतों में ये बताया गया है कि मूत्र का विश्लेषण, यूरिनालिसिस, कई बीमारियों का पता लगाने में एक शक्तिशाली टूल है। हाँ, खासकर मेटाबॉलिक विकारों का। सही। जैसे अगर किसी के मूत्र में ग्लूकोज आ रहा है, जिसे ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, या कीटोन बॉडीज आ रही हैं, जैसे कीटोनूरिया कहते हैं, तो ये सीधे सीधे डायबिटीज मिलेटस का संकेत हो सकता है। तो सोचने वाली बात ये है, जिसे हम शरीर का कचरा या वेस्ट समझकर फेंक देते हैं, वो असल में हमारे अंदरूनी स्वास्थ्य के बारे में कितनी गहरी जानकारी दे सकता है। ये सिर्फ उत्सर्जन नहीं, ये हमारे शरीर की एक डायग्नोस्टिक रिपोर्ट है जो हर रोज तैयार होती है। अगर आपको ये डिस्कस अच्छा लगा हो तो प्लीज परानीट चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।